गुड मॉर्निंग। लास्ट कल अपन ने फिनिश की थी डिजीज़ कंडीशन जिसका नाम था ब्रेन अटैक या CVA। आज अपन नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन के साथ में मिलेंगे, दैट इज़ मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें मायोस्थेनिया में, अगर मैं बात करूं मायोज की, तो मायोज मीन्स होता है मसल्स, एस्थेनिया मीन्स वीकनेस, एस्थेनिया मीन्स वीकनेस। तो अगर मसल्स की वीकनेस के कारण फटीग हो रहा है या पेशेंट जो है वो मसल्स की वीकनेस महसूस कर रहा है, तो उस डिजीज़ कंडीशन को अपन ने नाम दिया है मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि किससे करेक्टराइज होती है, एक्सट्रीम फटीग। इसमें एक्सट्रीम फटीग उत्पन्न होती है, प्लस जो अपने मसल्स हैं उनकी जनरलाइज्ड वीकनेस होती है, ठीक है। तो ये एक मायस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय extreme fatigue and generalized weakness of muscles, generalized weakness of muscles, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब बात करें इसमें मसल्स की वीकनेस हो रही है, मतलब मसल्स की टोन भी क्या हो रही है, इसमें कम हो रही है, ठीक है। बात करें इसकी ईटियोलॉजी की, मायस्थेनिया ग्रेविस की ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो इसकी जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है दैट इज अननोन, ठीक है। मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम की जो मोस्ट डिजीज कंडीशंस हैं उनकी ईटियोलॉजी जो है वो अभी तक लगभग केसेस में अननोन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या हो सकता है अननोन के अलावा, इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। पहली ईटियोलॉजी जो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी है वो तो इसकी क्या है, अननोन है। लेकिन रिस्क फैक्टर में अपन क्या मान सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से ये हो सकता है सॉरी, किसी प्रकार की कोई थाइमस ट्यूमर है, कोई थाइमस ट्यूमर है तो वो भी मायस्थेनिया ग्रेविस का रूप ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा थाइमस का अगर हाइपरप्लेसिया है तो वो भी इसका रूप ले सकती है, ठीक है। अगला बात करें अपन इसके साइन एंड सिम्टम्स की, एक बार फिर से देख लो। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि किससे करेक्टराइज होता है, फटीग, एक्सट्रीम फटीग एंड जनरलाइज्ड वीकनेस ऑफ मसल्स, ठीक है। इसकी ईटियोलॉजी जो है वो एग्जैक्ट ईटियोलॉजी तो भैया अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से मायस्थेनिया ग्रेविस होने की संभावना रहती है। उसके अलावा थाइमस का हाइपरप्लेसिया हो सकता है, या अगर थाइमस में किसी प्रकार का ट्यूमर है तो उसके कारण भी मायस्थेनिया ग्रेविस होने की संभावना रहती है, ठीक है। अब बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की, तो अगर इसके अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अपन बात करें तो इसका पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होगा दैट इज टोसिस, ठीक है। टोसिस, टोसिस का मतलब क्या होता है, टोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स,
ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, जो अपनी आईलिड्स हैं वो क्या होती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं अपने आप, ठीक है, ऐसे गिरती रहती हैं, ठीक है, मसल्स के वीकनेस के कारण क्या होती हैं, गिरती रहती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स, पहला क्या हो गया, टोसिस। दूसरा इसमें अगर मैं साइन एंड सिम्टम की बात करूं तो दैट इज डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का सॉरी अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, ठीक है। तीसरी अगर मैं आपको बात करूं तो अपनी जो आईज के मूवमेंट्स हैं वो लेस हो जाएंगे या उनमें डिफ़िकल्टी उत्पन्न हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन आई मूवमेंट्स, डिफ़िकल्टी इन आई मूवमेंट्स, जो अपने आईज की मूवमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। जो एक्सप्रेशन है वो अपने ब्लैंक हो जाएंगे, या जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी पर्सन नहीं दे सकता, या आप ये बोल सकते हो मास्क लाइक फेस। जिस प्रकार से मास्क के किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, अगर अपन ने मास्क लगा लिया, ठीक है, यहाँ मास्क से मतलब वो है जो आप मुखौटा बनाते हो, उस मुखौटे के किसी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं होती हैं, उसी प्रकार से माइस्थेनिया ग्रेविस में किसी प्रकार के कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, ठीक है। अगला इसमें क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग। इसके अलावा इसमें रिस्क फॉर एस्पिरेशन, ठीक है, एस्पिरेशन की रिस्क इसमें ज़्यादा रहती है मसल्स की वीकनेस के कारण। इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे डिस्फोनिया। डिस्फोनिया का मतलब है आपका डिस्फोनिया, अगर आपने सुना हो तो डिस्फोनिया का मतलब है लॉस ऑफ वॉइस प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्फोनिया। डिस्फोनिया, डिस्फोनिया का मतलब है लॉस ऑफ वॉइस प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग सिम्टम्स इसमें उत्पन्न होंगे, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी की वीकनेस है वो उत्पन्न होती है। उसके अलावा जो अपने मसल्स हैं फेस की, लेरिंग्स की, फेरिंग्स की, उनमें क्या होता है, वीकनेस उत्पन्न होती है। तो ये हो गए इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके इन्वेस्टिगेशन की, तो इसके इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या कर सकते हैं, जैसा आप सब लोग पढ़ते आए हो, इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पहला इन्वेस्टिगेशन। दूसरा इन्वेस्टिगेशन अपन इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। मायो का मैंने आपको बताया था क्या होता है, मायो का मतलब होता है मसल्स, ठीक है। ग्राफी का मतलब हो गया किसी चीज़ की स्टडी करना। तो सीधा सीधा बात आपके सामने निकल के आ रही है कि इलेक्ट्रिकल स्टडी ऑफ मसल्स इज नॉन एज इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो अपन इसमें क्या करेंगे, मसल्स का जो मसल्स की टोन है उसको अपन मेज़र करेंगे कि किस प्रकार से इसमें वीकनेस उत्पन्न हुई है, ठीक है। अगला इसमें हो सकता है आपका टेंसिलॉन टेस्ट, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है इसमें, टेंसिलॉन टेस्ट। स्पेशली माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए ही किया जाता है। इसमें एक एंडोर्फियम नामक जो सब्सटेंस है उसका अपन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको अपन टेंसिलॉन टेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये सिम्टम्स को रिलीव करवाता है, ठीक है। अगर इसको एंटीडोट के रूप में अगर अपन यूज़ करें तो एट्रोपिन सल्फेट जो है वो इसके एंडोर्फियम के एंटीडोट के रूप में यूज़ किया जाता है। एंडोर्फियम ध्यान रखना भैया, एट्रोपिन सल्फेट इसका एंटीडोट है।
आगे क्वेश्चन पूछा जाता है ये, जो MCQs आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है एंडोर्फियम का जो है एंटीडोट क्या है, दैट इज एट्रोपिन सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये जो है वो अपन IV रूट द्वारा, जो एंडोर्फियम है ये IV रूट द्वारा 2 mg पेशेंट को इंजेक्ट करवाते हैं। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसमें पेशेंट की रिएक्शन चेक करते हैं, जैसे मसल्स की जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ी है, या हार्ट रेट में चेंज हुआ है, या रिदम में चेंज हुआ है, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं, या किसी प्रकार का नोजिया उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का सिम्टम्स उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो रिमेनिंग जो 8 mg है वो इसको अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को इस टेस्ट के बाद में अपन मसल्स की स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं कि भैया हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए इसके इन्वेस्टिगेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है टेंसिलॉन टेस्ट। ध्यान रखना भैया, पूछा जाता है ये टेंसिलॉन टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। अभी नहीं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है कि टेंसिलॉन टेस्ट किस लिए किया जाता है। एंडोर्फियम इसमें अपन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, पहले 2 mg देंगे, फिर IV, और फिर 8 mg देंगे। इसमें अपन देखेंगे कि भैया हाँ किस प्रकार से इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। और इसके एंटीडोट के रूप में अपन एट्रोपिन सल्फेट यूज में लेते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन अभी। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट किसके अपन एंटीडोट के रूप में यूज में लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉजेज हैं उनके रिमूवल के लिए अपन मेडिसिन्स देंगे। ठीक है, जो फंक्शंस हैं उनको अपन क्या करें, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कोलिनर्जिक नियोस्टिगमाइन अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नियोस्टिगमाइन हो गया या पायरिडोस्टिगमाइन हो गया। ठीक है, ये अपन इसमें यूज में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो ड्रग है ये जो अपने ACH जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ACH पाया जाता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो उसको ACH को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, अगर अगला अपन इसमें देखें तो इसमें किसी प्रकार का अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनको अपन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई इम्यूनो सप्रेसेंट, जैसा मैंने बताया कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की तो इसके सर्जिकल मैनेजमेंट का एक ही है, थाइमेक्टोमी। ठीक है, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट एक ही है, थाइमेक्टोमी। ठीक है, अगर बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इसका पहला कॉम्प्लिकेशन हो सकता है माइस्थेनिया क्राइसिस। ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में जा सकता है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसमें उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकता है और टेकिकार्डिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके आपके इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस। अगर बात करें अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो अपन ने पढ़ा है उसी के कंटिन्यूशन के रूप में अपन देखेंगे। पहला अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पहला हो गया आपका। ठीक है, अगर डायग्नोसिस की अपन बात करें तो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। दूसरे की अगर अपन बात करें तो इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है,
इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू वीकनेस ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ये आपका दूसरा डायग्नोसिस हो गया। तीसरा क्या होगा इसमें, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन होगा। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन होगा। वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इम्पेयर्ड हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया फेस, लेरिंग्स और फेरिंग्स की मसल्स जो है वो वीक हो रही हैं, ठीक है, उसके कारण जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो इम्पेयर्ड हो सकता है, ठीक है। अगला इसमें क्या हो सकता है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। क्यों, क्योंकि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो चुकी है, इसलिए इसमें जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी अल्टर हो सकता है। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसी के साथ जो है वो अपन ने माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो कंप्लीट कर ली। थैंक यू।